चलिए जी, नमस्कार। आपका जो अक्टूबर और नवंबर का माह है, इस दौरान बहुत सारी परीक्षाएं विभिन्न आयोगों में प्रस्तावित हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो। तो जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, विशेषकर जिनको हम ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लाते हैं, तो वहाँ पर लगातार अब परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं। और आप जानते हो कि प्रत्येक परीक्षा में खेल से संबंधित घटनाक्रम आपको अवश्य देखने को मिलते हैं। तो खेल से संबंधित घटनाक्रमों को बहुत अच्छे से लेकर आया हूँ, विशेषकर ओलंपिक से संबंधित, और अन्य खेलों को भी आप यहाँ पे देखोगे तो एक प्रकार से ये वार्षिकांक की सीरीज है जो आपको देखने को मिलेगी। और समग्र रूप से यदि आप इतना कर लेते हैं तो पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं कि यदि आप आज टोक्यो ओलंपिक के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक के बारे में है, इन 3 प्रश्नों को यदि ध्यान से आप देखते हैं, ध्यान से इनका अध्ययन करते हैं, चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, तो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और यह भी दावे के साथ कहता हूं कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में इतनी डिटेल में आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो 30 प्रश्नों से ही संपूर्ण ओलंपिक के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। चलिए, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो कमियों को भी अवश्य बताइएगा। चलिए, जो अतिरिक्त चीज़ें बताई जाएं उसको नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अतिरिक्त चीज़ें जो भी बताई जाएंगी उसको आपको नोट डाउन करना है, वो कंपलसरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। चलें, प्रश्न कह रहा है टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने पढ़ लिया होगा, टोक्यो के बारे में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विचार कीजिए। क्या विचार करना है, किन चीज़ों पे? पहला कथन कह रहा है टोक्यो ओलंपिक। सबको दिख रहा है जी? प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 है ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। दूसरा कथन कह रहा है इनका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ था। तीसरा कथन कह रहा है इनका समापन 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। और चौथा कथन कह रहा है इस ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों की टीमों की खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अब आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, आपको बहुत ही ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ही आप आसानी से बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। स्क्रीन में थोड़ी सी समस्या आ रही है शायद आप लोगों को, इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। स्क्रीन में लाइनिंग जैसी आपको दिख रही है, उसी को दूर कर देते हैं जिससे वो ना दिखे, और आ जाते हैं अपने प्रश्नों पे। चलिए बताएं, अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। क्या टोक्यो ओलंपिक 2020 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था? ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, फास्ट बता देते हैं, आप इसको बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है सी, 1 और 3। 1 और 3 इसका सही जवाब है। इसका जो आप कहते हैं कि क्रम संख्या था वो था 32वां। और तीसरा जो आपका कथन है इनका समापन 8 अगस्त को हुआ, ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है। सी विकल्प आपका सही है, ठीक है। इस प्रश्न के लिए सी विकल्प आपका सही जवाब है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था, तो आप तुरंत नोट कर लेंगे कि ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। क्या था? 32वां। फैक्ट जो है इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ साथ इसका आयोजन किया गया था टोक्यो में। और टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से काफ़ी समय लग जाएगा। प्रतिभागी जो इसमें टीमें थी ये भी नोट कर लीजिएगा, कितनी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। तो इसमें जो प्रतिभागी टीमें थी वो थी 206। कुल 206 प्रतिभागी टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। और आपको बता दें इनका जो ध्येय वाक्य था जिसको बोलते हैं मोटो, ये भी पूछा जा सकता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मोटो क्या है? मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन।
इसको भी नोट कर लीजिएगा। यूनाइटेड बाय इमोशन इनका मोटो है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका जो शुभंकर था ये भी पूछा जाता है, शुभंकर, शुभंकर भी आपको पता होना चाहिए। इनका शुभंकर था मीराई तोवा। कई बार मैंने बताया है लेकिन आज ओलंपिक की बात हो रही है तो कुछ भी छूटने ना पाए। इनका शुभंकर था मीराई तोवा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इस बार का जो ओलंपिक था इसको वर्ष 2020 में होना था, लेकिन 2020 में कोविड के चलते नहीं हो पाया, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें पहली बार, नोट कर लीजिएगा ये भी, कि पहली बार इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया है। पहली बार इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया है। इससे पहले कभी भी ओलंपिक को टाला नहीं गया है। इससे पहले रद्द हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओलंपिक रद्द हुए हैं, लेकिन उनको कभी भी स्थगित नहीं किया गया है। रद्द कब कब हुए हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। रद्द हुए हैं 1916 में, रद्द हुए हैं 1940 में और रद्द हुए हैं 1944 में। 3 बार ओलंपिक रद्द हुए हैं लेकिन कभी भी इनको स्थगित नहीं किया गया। पहली बार ओलंपिक के इतिहास में आपको बता दें कि ओलंपिक को स्थगित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा टोक्यो के बारे में, कि टोक्यो जो है एशिया का पहला शहर है, एशिया का पहला शहर है जिसने 2 बार ओलंपिक का आयोजन किया है। टोक्यो एशिया का पहला शहर है जहां पर 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, एशिया का पहला शहर है जहां पर 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश ने ओलंपिक में भाग नहीं लिया, तो आपको याद रखना है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कोरिया ने इस ओलंपिक में भाग नहीं लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं नोट कर लीजिएगा, कुछ भी फैक्ट छूटने ना पाए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। और विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न इतना पढ़ लीजिएगा और कहीं से भी ओलंपिक का कोई भी प्रश्न देख लीजिएगा, यदि आपका गलत हो जाए तो बताइएगा, गलत हो ही नहीं सकता। हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य, इनका एक जो मोटो होता है ये तो हर बार बदलता रहता है। जो इनका मोटो होता है ओलंपिक का, ये हर बार बदलता रहता है। जब नए शहर में आयोजन होता है, जिस देश में आयोजन होता है उसके अनुसार रखा जाता है। लेकिन इनका जो एक मेन मोटो है, जब ओलंपिक समिति का गठन किया गया था उस समय जो इसका मोटो बनाया गया था उसको बोलते हैं मुख्य ध्येय वाक्य। मुख्य ध्येय वाक्य नहीं बदला जाता, वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन इस बार इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है। पूछा गया है हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य। मूल ध्येय वाक्य क्या है ओलंपिक का? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये मूल ध्येय वाक्य है। जब ओलंपिक समिति का गठन किया गया था उस दौरान इसको चुना गया था, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इसमें परिवर्तित कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है इस बार। तो नया शब्द कौन सा है? कहने का मतलब टोक्यो का मूल ध्येय वाक्य जो था, ओलंपिक का मूल ध्येय वाक्य जो था उसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है। अभी तक क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो वो नया शब्द इनमें से क्या है आपको बताना है। चले, कहीं देखने को नहीं पाओगे आप इस तरह के प्रश्न, कहीं भी देखने को नहीं पाओगे, किसी भी चैनल पे किसी भी अध्यापक के द्वारा दावे के साथ कहता हूं कहीं नहीं मिलेगा। बताएं कौन सा शब्द है? चले जवाब दीजिएगा, कौन सा शब्द है? आपको बता दें इसका सही जवाब है टुगेदर। इस बार टुगेदर को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में जो मूल ओलंपिक का जो मूल ध्येय वाक्य था वो था फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, और उसमें टुगेदर शब्द जोड़ा गया। और आपको बता दें ये जो ध्येय वाक्य है इनका, ये 1984 में रखा गया था। 1984 में इस ध्येय वाक्य को बनाया गया था, ये आपको पता होना। 1884 में ये बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इतना नहीं पूछा जाएगा। 1800 ये है 1894 में इसको बनाया गया था। और जिसके द्वारा इसको बनाया गया था उनका नाम आप नोट कर सकते हैं, ये दिया था डी, इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, डी कुबर्तिन। डी कुबर्तिन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने
इस आदर्श वाक्य को दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले इसका प्रयोग वर्ष 1924 के पेरिस ओलंपिक में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सबसे पहले इसका प्रयोग वर्ष 1924 के पेरिस ओलंपिक में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आदर्श वाक्य क्या है, मूल आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नया शब्द कौन सा जोड़ा गया? नया शब्द इसमें जोड़ा गया है टुगेदर। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ओलंपिक का जो मूल ध्येय वाक्य होता है उसमें टुगेदर जोड़ा गया। एक होता है ध्येय वाक्य, मैंने आपको बताया जिस देश में उसका आयोजन होता है उस देश के द्वारा निर्धारित होता है कि उसका आदर्श वाक्य क्या होगा, लेकिन इसका निर्धारण ओलंपिक समिति ने किया था। कब किया था? जब ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे खालों लिखा है, इग्नोर करना है, ठीक है। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? टोक्यो 20 में कुल 23 खेलों को शामिल किया गया। रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेलों को शामिल किया गया था। टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। अब इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल थे इस बार, और पिछले ओलंपिक में कितने खेल थे, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बताएं, जानकारी है तो बताएं, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही जवाब है सी विकल्प, 1 और 3। टोक्यो 2020 ओलंपिक में कुल 33 खेल को शामिल किया गया था, साथ ही साथ कुल 339 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 343 स्पर्धाएं और कुल 33 खेल। रियो ओलंपिक में कितने खेल थे अभी मैं आपको बताता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, इस फैक्ट को भी हम नोट करिए, ठीक है। सबसे पहली बात आपको बता दें, रियो में जो खेल थे, रियो ओलंपिक में 33 में से 5 घटा दीजिए, जो आ जाए उतने खेल थे। मतलब जो रियो ओलंपिक था उससे 5 खेल ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक में रखे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि ओलंपिक में पहली बार कुछ खेल शामिल किए गए हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा। पहली बार कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ओलंपिक में इस बार पहली बार जो शामिल किए गए हैं वो है कराटे। कराटे के बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। कराटे हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, इसके बाद स्केटबोर्ड और स्केटबोर्ड के साथ सर्फिंग, ठीक है। ये कुछ खेल थे, सर्फिंग इसको बोलते हैं। ये 4 खेल थे जिनको पहली बार शामिल किया गया था। कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन 4 खेलों को पहली बार टोक्यो ओलंपिक में जगह दी गई। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस ओलंपिक में कुछ खेल पहले हटा दिए गए थे, उनको पुनः जगह मिली थी। कौन से? ये हटा दिए गए थे 2008 में। ये जो खेल अब बताने जा रहा हूं ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में हटा दिए गए थे। कौन कौन से खेल थे? पहला था बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। जो पुरुषों का ये खेल होता है उसको बोलते हैं बेसबॉल। सेम खेल जो महिलाएं खेलती हैं यही इसको बोलते हैं सॉफ्टबॉल। तो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल एक ही खेल है। बेसबॉल पुरुषों द्वारा खेला जाता है, सॉफ्टबॉल महिलाओं द्वारा खेला जाता है। इसको इस खेल में आखिरी बार शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसको पुनः बाहर कर दिया जाएगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहली बार 4 खेल याद रखिएगा, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्ड को पहली बार शामिल किया गया, और बेसबॉल या सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद हटा दिया गया था। इसकी पुनः वापसी टोक्यो ओलंपिक में देखने को मिल रही है। इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पीडीएफ मैं दिलवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। पीडीएफ ये मैं आपको दिलवा दूंगा, इसको बताएं। और प्रयास करिएगा कि यदि आपसे यहाँ पे कुछ छूट जाता है तो रिवाइज करके देख लीजिएगा, लिंक हमेशा आपके पास रहेगी। नहीं भी रहती है तो आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का चैनल है, आज़ाद यूकेपीएससी उत्तराखंड पीएससी का, वहाँ पर आपको ये वीडियो हमेशा प्रॉपर अपलोड मिलेगी। इसको बताएं।
टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन कह रहा है टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया था। दूसरा कह रहा है इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। अब आपको तो इतना तो पता होना चाहिए बेसिक कि भाई सबसे ज़्यादा एथलीट किसने भेजे और सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताएं, ये जानकारी है तो बताएं, नहीं जानकारी है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जवाब क्या है। सबसे पहली बात आप जान लीजिएगा कि ओलंपिक में जिन्होंने प्रतिभाग किया तो कुल प्रतिभागी एथलीट थे उनकी संख्या थी 11,656। 11,656 एथलीटों ने पूरे विश्व से इसमें भाग लिया। सर्वाधिक संख्या में जो एथलीट आए उन देशों का क्रम आपको बता देता हूं। 3 देशों का सर्वाधिक संख्या में जिनसे एथलीट आए, सबसे पहले नंबर पर आता है यूएसए। यूएसए ने इस प्रतियोगिता में 634 एथलीट भेजे थे। यूएसए के बाद दूसरा देश आता है जापान। जापान ने इस प्रतियोगिता में 614 एथलीट भेजे थे। और तीसरा देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रतियोगिता में जो एथलीट भेजे थे वो थे 489। तो ये 3 संख्या पता होना चाहिए कि इस बार के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा एथलीट जो आए वो अमेरिका से आए, दूसरे नंबर पर जापान से आए और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया से आए। ठीक है, तो पहला जवाब तो आपका हो जाता है गलत क्योंकि सबसे बड़ा दल चीन का नहीं था। दूसरा, इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की संख्या 117 थी। तो इसके बारे में बता दें आपको कि भारत द्वारा जो कुल एथलीट भेजे गए थे वो थे 128। कितने? 128 एथलीट भारत सरकार ने भेजे थे, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें 57 महिला एथलीट थी और 71 पुरुष एथलीट थे। कितना? 57 महिला एथलीट और 71 पुरुष एथलीट थे, ये आपको पता होना चाहिए भारत की तरफ से। और आपको बता दें भारत के जो प्रतिभागी एथलीट थे 128 तो भेजे गए थे, जिन्होंने प्रतिभाग किया वो थे 121। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की तरफ से कितने एथलीटों का दल भेजा गया तो आप जवाब टिक करोगे 128। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया गया कि भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने ओलंपिक में खेला, ओलंपिक में प्रतिभाग किया, तो आप टिक करोगे 121। अब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई 121 28 क्या है। 121 28 में अंतर यह है, जैसे हॉकी का खेल होता है, हॉकी में अतिरिक्त प्लेयर भेजे जाते हैं, हॉकी में एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे जाते हैं, हॉकी में गोल कीपर अलग से भेजा जाता है, एक एक्स्ट्रा गोल कीपर बैकअप के रूप में होता है। तो जो बैकअप के रूप में थे, जिन्होंने खेला नहीं, जिन्होंने प्रतिभाग नहीं किया ओलंपिक में, उनकी जो संख्या है वो है 7, क्योंकि टोटल 128 गए थे। 128 में से 121 ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। 7 लोग जो थे ये रिजर्व थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों याद रखना है आपको, संख्या पूछी जाए तो क्या जवाब देना है और जानकारी इसमें होनी चाहिए। और आपको बता दें अभी तक का ये भारत का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले अभी तक कभी भी 128 एथलीट नहीं भेजे गए थे। तो किसी भी ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक ये आप कह सकते हैं दल है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें कि कहीं कहीं आप देखोगे कि आपको देखने को, यदि आपने पूर्व में समाचार पत्र पढ़ा होगा, ये भी देख लीजिएगा, आपको यहीं पे बता देता हूं, नहीं तो बाद में आप कमेंट करके पूछो। तो प्रारंभ में ओलंपिक के पहले यदि आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा, चलो यदि प्रारंभ में कोई आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा रहा होगा कि कुल भारत की तरफ से 127 एथलीट भेजे जाएंगे। ठीक है, प्रारंभ में। लेकिन बाद में इसमें एक एथलीट बढ़ गया अंतिम समय में, और जो एथलीट बढ़ गए उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है दीक्षा डागर। अभी इनके बारे में बताएंगे। दीक्षा डागर, इनका 50वां स्थान था अपनी कैटेगरी में। दीक्षा डागर एक गोल्फर हैं और लास्ट टाइम में इनको जोड़ा गया और इनकी संख्या बढ़कर हो गई 128। तो ये आपको पता होना चाहिए। दीक्षा डागर पूछा जा सकता है। दीक्षा डागर अंतिम समय में भारतीय एथलीट दल में शामिल हुई थी और ये एक गोल्फर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चले, इसके साथ साथ एक जानकारी यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। टोक्यो 2020 में, इसको अलग से हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। तो आपको याद रखना है ये सीरिया के हैं, सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस, और इनका नाम याद रखिएगा, टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इनका नाम है हेंद जाजा, हेंद जाजा। हेंद जाजा इस बार के ओलंपिक में सबसे कम उम्र की प्लेयर हैं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, और इनकी जो उम्र है ये है 12 वर्ष 204 दिन। 12 वर्ष 204 दिन की ये आप कह सकते हैं एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 वर्ष 204 दिन। अब ये सबसे कम उम्र की हैं हेंद्र जाजा जो कि सीरिया की हैं, तो सबसे ज़्यादा उम्र की कौन है जिन्होंने प्रतिभाग किया, इनका नाम है मैरी हन्ना। क्या नाम है? मैरी हन्ना। ये भी याद रखिएगा, मैरी हन्ना सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। ये महिला खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इनकी जो उम्र है ये है 66 वर्ष। तो 66 वर्ष की उम्र में मैरी हन्ना जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, घुड़सवार हैं, और ये जो घुड़सवार महिला हैं ये सबसे ज़्यादा उम्र की प्लेयर थी जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रतिभाग किया, ये नहीं बता रहा हूँ कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता। तो प्रतिभाग किया और पदक जीतने में अंतर है। यहाँ पे बता रहा हूं कि मैंने प्रतिभाग किया, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन्होंने प्रतिभाग किया है, पदक नहीं जीता है। पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के कौन है, अभी उनकी बात आगे होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पसंद आता है, यदि अच्छा लगता है, तो प्लीज हर छात्र की जिम्मेदारी है कि कम से कम 10 जगहों पर आप शेयर करोगे, कम से कम 10 जगहों पे। चलिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न कथन वाइज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आईएएस का भी एग्जाम है, तो यदि हम आईएएस को भी इसी एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, तो और भी चीज़ें बेहतर होंगी। फैक्ट आपको बता ही रहा हूँ जो आपको नोट करना है, तो परेशान किस बात के लिए होना है। चले, टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन और समापन समारोह के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। वर्तमान समय में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा है, टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। तीसरा कथन कह रहा है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। चौथा कह रहा है, समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। चारों कथन पढ़ना है, चारों कथन पढ़कर फिर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, फिर मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। आपको बता देता हूं, इसका जवाब है डी विकल्प। 2 और 4 सही हैं। 2, 4 सही है, मतलब नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने मशाल का प्रज्वलन किया। ठीक है, और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बाकी के दोनों कथन आपके गलत हैं। तो आइए इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको नोट करना है कि इसका जो उद्घाटन था किसने किया था, ये 23 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था जापान के सम्राट ने। जापान के सम्राट कौन है? जापान के सम्राट हैं नारुहितो। तो जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा इसका किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने नहीं किया बल्कि जापान के सम्राट ने इसका उद्घाटन किया। मशाल के बारे में आपने देख लिया कि मशाल को प्रज्वलित किया नाओमी ओसाका ने। इसके बाद आपको बता दें कि इस समारोह में जो परेड होता है, तो परेड में पहले स्थान पे जो देश था वो था ग्रीस।
मतलब परेड का मतलब ये नहीं कि प्रतियोगिता थी, जैसे क्रमबद्ध तरीके से सारे देश परेड करते हैं, मैदान का चक्कर लगाते हैं, उसमें सबसे पहला जो देश था वो था ग्रीस। पहले स्थान पर ग्रीस था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यदि हम पूछ लें कि उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी, उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी, तो उद्घाटन समारोह की थीम थी मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशन, ये ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बोले समापन समारोह की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, और इसके आगे नोट कर लीजिएगा वर्ड्स बी शेयर, वर्ड्स बी शेयर, ये क्या थी, ये समापन समारोह की थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको बता दें आपको कि इसमें क्योंकि ध्वजवाहक की बात हो रही थी, तो ध्वजवाहक यहाँ पे हमारे ओपनिंग सेरेमनी में यदि हम बताएं तो ओपनिंग सेरेमनी में हमारे हॉकी टीम के कप्तान जो थे ये थे मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये थे ध्वजवाहक। दूसरी इसमें थी मैरी कॉम, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक के रूप में थे, ये आपको पता होना चाहिए। मैरी कॉम और मनप्रीत ध्वजवाहक के रूप में थे ओपनिंग सेरेमनी में, और समापन समारोह में आपने देखा कि बजरंग पुनिया जो है इसके ध्वजवाहक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले भले ही जितने बहुत कम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं यदि आप संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है सही जानकारी दी जा रही है, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर इस प्रश्न को हम देखते हैं। जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, फिर प्रश्न को देखते हैं। और जिनको पसंद आए और कमेंट करना जरूरी है, यदि आप कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है। देखो इंटरलिंकिंग इसमें भैया नहीं किया जा सकता, स्पोर्ट की बात हो रही, एक एक सेक्शन जो वार्षिकांक होगा उसमें इंटरलिंकिंग ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वार्षिकांक में यदि हम इंटरलिंकिंग करने लग जाएंगे तो हमारे टॉपिक छूट जाएंगे, क्योंकि इंटरलिंकिंग में फिर पता नहीं होता कहाँ तक पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं। इंटरलिंकिंग सिर्फ साप्ताहिक में मिलेगा। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। पता होना चाहिए ना भाई कि पहला किसने जीता था, पहला स्वर्ण ओलंपिक में किसके नाम आया, बताएं। पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता, जब वो जैसे भारत की तरफ से पता होना चाहिए किसने जीता, आपने याद भी किया होगा, उसी तरह से वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें पूरे गेम में किसने जीता, इनका नाम पता होना चाहिए, बताएं। इनका नाम है यांग क्यूवयान, और यांग क्यूयान ने 10 मीटर एयर राइफल में, उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा खेल खेलती थी ये, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी जो थी, जो पहला स्वर्ण ओलंपिक में आया पदक तालिका में, वो आया यांग क्यूयान के द्वारा। और यांग क्यूयान जो हैं ये खिलाड़ी कहाँ की हैं, ये चीन की खिलाड़ी हैं, चीन की महिला खिलाड़ी हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में ये पदक आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम सिर्फ याद रखिएगा, यांग क्यूयान। दूसरे शब्दों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। ठीक है, अभी तो व्यक्ति का नाम था, दूसरा पूछा जा सकता है किस व्यक्ति ने जीता, तो व्यक्ति तो आपके हो गए यांग क्यूयांग। यदि आपसे पूछ लिया जाए देश, तो चीन याद रखना है। ठीक है, तो 2 चीज इसमें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 30 प्रश्नों से ही पूरा ओलंपिक खत्म होगा और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा कहीं भी, किसी भी परीक्षा में ओलंपिक से संबंधित। चलें इसको बताएं, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीता। चलिए अच्छा प्रश्न है। अभी आपने देखा वैश्विक संदर्भों में किसने देखा, पूछ लिया गया है भारत की तरफ से किसने जीता। चलिए इसका जवाब तो सबको दे देना चाहिए, जब तक सब जवाब नहीं देंगे इसका कि भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किसने, पहला पदक किसने जीता, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। पहला पदक याद रखिएगा, पदक पूछा जा रहा है, स्वर्ण पदक नहीं पूछा जा रहा, रजत नहीं पूछा जा रहा है। बताएं, फास्ट जवाब दीजिए। देखो भारत की तरफ से जो पहला पदक जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने।
ठीक है, भारत का खाता खोला था मीराबाई चानू ने। अब अगर मीराबाई चानू ने खाता खोला था तो सबसे पहले कि ये भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। सर यहीं क्लास में कर लीजिए, पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, पीडीएफ में ये अतिरिक्त जानकारियां नहीं होंगी, ठीक है। भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी तो हैं, इनका गांव पूछा जा सकता है कि किस राज्य से ये संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं आपकी मणिपुर से। कहाँ से संबंधित हैं? मणिपुर से। तो इनके संदर्भ में 2 प्रश्न आ सकता है। पहला कि किस खेल से जुड़ी हैं? भारोत्तोलन से जुड़ी हैं। किस राज्य से आती हैं ये? तो मणिपुर राज्य से आती हैं। और आपको बता दें कि इससे पूर्व, मीराबाई चानू से पूर्व आपको बता दें कि कर्णम मल्लेश्वरी एक नाम हुआ करता था, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी जिनका नाम था, उन्होंने कांस्य पदक जीता था और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। तो याद रखना है, ओलंपिक में भारोत्तोलन के संबंध में पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, ये आपको पता होना चाहिए। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो जीता था वो जीता था सिडनी ओलंपिक में, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। मतलब भारोत्तोलन से 2 खिलाड़ी का नाम याद रखना है, पहला मीराबाई चानू, दूसरा कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखना है, क्योंकि पहला पदक भारोत्तोलन में कांस्य पदक आया था 2000 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने, देखो भैया हमने सबने पढ़ लिया कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो किया था ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया था। चले बताएं। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो किया था? चलें, नहीं पता? बी विकल्प 87.58 मीटर। और कोई? सही है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में कुछ और फैक्ट बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। सबसे पहली बात, भारत ने जो कुल पदक जीते हैं, भारत ने जो कुल पदक जीते हैं वो जीते हैं 7। यहाँ पे नॉर्मल ओलंपिक की बात हो रही है। 7 पदक जीतने हैं, जिनमें से 1 आपका है गोल्ड, 2 आपके हैं सिल्वर और 4 आपके हैं ब्रॉन्ज। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके नाम पता होना चाहिए खिलाड़ियों की। जैसे आपने देखा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, इनका खेल पता होना चाहिए, जेवलिन, इन्होंने जीता गोल्ड, ठीक है। अब सिल्वर किसने जीता? तो सिल्वर जीता था मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। भारोत्तोलन से जुड़ी हैं, इनका गेम जरूर याद रखिएगा, भारोत्तोलन से जुड़ी हैं। दूसरा नाम जो जिन्होंने सिल्वर जीता उनका नाम आपको आता है रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू। फिर बात आती है कांस्य पदक की। कांस्य पदक कितने लोगों ने जीता है? 4 लोगों ने जीता है। पहला जीता है पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु। दूसरी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, लवलीना, लवलीना बोरगोहेन, बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने भी जीता है। किस खिलाड़ी, किस चीज़ की खिलाड़ी है? मुक्केबाज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पीवी सिंधु बैडमिंटन हो गई। इसके बाद आता है पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने हमारी कांस्य पदक जीता। और चौथे नंबर पे जो कांस्य आया था वो लाया था बजरंग पुनिया ने, और बजरंग पुनिया आप जानते हो समापन समारोह के हमारे ध्वजवाहक थे, ठीक है। तो जो खिलाड़ी हैं इनका सबसे पहली बात कि इनका आपको पता होना चाहिए खेल और कौन सा पदक जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। पदक तालिका में यदि हम बात करें तो भारत का स्थान 48वां है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का स्थान पदक तालिका में 48वां है। भारत 48वां देश है जो कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं 48वें स्थान पर पदक जीतने में आपका आता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि अभी तक
अभी तक, जैसे 7 इस बार हमने जीता, तो अभी तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें, अभी तक के 1900 से लेकर, भारत 1900 से प्रतिभाग कर रहा है ओलंपिक में, तो 1900 से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक जो कुल पदक हमने जीते हैं वो हैं 35। टोक्यो ओलंपिक तक भारत ने कुल अभी तक 35 पदक जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन 35 पदकों में सबसे ज़्यादा 10 स्वर्ण पदक हैं, 10 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 16 कांस्य। दोनों नोट कर लिए, 9, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। ये 3 आपको याद रखना है कि भारत ने अभी तक वर्ष 1900 से लेकर वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिनमें 10 गोल्ड हैं। और ये 10 गोल्ड कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा हॉकी से आते हैं, अभी उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपने नोट कर लिया, और आपको बता दें, जैसे अभी आपने जवाब दिया कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतना मीटर 87.58 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीता, तो आपको बता दें भारत में अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया जाएगा। ये भी नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया जाएगा, अभी तक नहीं मनाया जाता है। वर्ष 2022 से पहली बार मनाया जाएगा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस। कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष अब हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाएंगे, और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। क्यों 7 अगस्त को मनाएंगे? आपको पता होना चाहिए स्वर्ण पदक कब आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। अभी तक हमने कितना स्वर्ण पदक जीता है? अभी आपको मैंने बताया कि भारत ने अभी तक कुल अपने इतिहास में 1900 से लेकर आज तक कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और यही पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में यह तीसरा स्वर्ण पदक है। दूसरा कथन कह रहा है यह ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां पदक है, ठीक है। अब देखो 10 मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है कि 10वां पदक तो है, बी विकल्प तो सही है। अब ए विकल्प, ए वाले के लिए मतलब कथन संख्या 1 के लिए आपको विचार करना है कि क्या इससे पहले जो स्वर्ण पदक हमारे आए हैं वो किस कैटेगरी में आए हैं, पता होना चाहिए। चलिए बताएं, पहले आप बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए। देखो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो होती है, व्यक्तिगत खेल, जैसे हॉकी को हम व्यक्तिगत नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे टीम खेलती है। जो हमारा युग्म वाला प्लेयर, जैसे टेनिस होता है, युग्म में जोड़ी में खेलते हैं, उसको हम व्यक्तिगत नहीं बोल सकते। जो सिंगल खेलते हैं, एकल जो खेलते हैं, उसको व्यक्तिगत बोलते हैं। और व्यक्तिगत में जो अभी तक हमारे पदक आए हैं विशेषकर उसकी बात हम कर लेते हैं। व्यक्तिगत जो हमारे पदक आए हैं, पहला आया था अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा क्या थे अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला नाम आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा पदक था यदि हम बात करें तो ये था स्वर्ण पदक, ठीक है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था कब? 2008 बीजिंग ओलंपिक में, ठीक है। दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा ने 2020 में जीता है। तो आपको क्या याद रखना है कि
व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो हमारे पास स्वर्ण आए हैं ये दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है बल्कि दूसरा है। अभी तक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सिर्फ भारत के पास 2 स्वर्ण पदक हैं, जिसमें से एक अभिनव बिंद्रा ने दिलाया है, एक नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 ही लोग ऐसे हैं, 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धा, क्योंकि 8 स्वर्ण और कहां से आया, आज तक भारत के पास 10 हैं तो 8 और कहां से आए, इसके लिए आपको नोट करना है कि 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, क्योंकि बीच में आप जानते हो 40 और 44 का रद्द हुआ था, ठीक है, 1952 में, 1956 में और 1964 में और 1980 में। कुल 8 बार ये जो स्वर्ण पदक मिले हैं और ये लगातार मिले हैं। यदि आप देखो 28 में मिले, 32 में मिले, 36 में मिले, 40 और 44 रद्द हो गया था। मैंने आपको बताया कि ओलंपिक में पहली बार 2020 में ओलंपिक प्रतिस्पर्धा को टाला गया है। इससे पहले रद्द कर दिया जाता था। कब कब रद्द हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी रद्द हुआ है। जो 40 और 44 का गैप आप देख रहे हो, मतलब अभी तक जो हमने 10 स्वर्ण जीते हैं, 10 स्वर्ण अभी तक जीते हैं 1900 से लेकर आज तक, इसमें से सिर्फ 2 स्वर्ण जो हैं व्यक्तिगत हैं, एक अभिनव बिंद्रा, एक नीरज चोपड़ा। बाकी के 8 स्वर्ण जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हॉकी टीम ने दिलाई है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हॉकी टीम ने अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय खेल जो हमारा प्रमुख खेल है, आप कह सकते राष्ट्रीय खेल, उसका भी एक स्वर्णिम समय था जब लगातार हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 3 बार रद्द हुआ है। मैंने बताया कि एक बार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा जो वर्ष है वो इसमें नहीं था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। अभी पूर्व में तो बताया है भैया। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ। नीरज चोपड़ा क्योंकि आर्मी से जुड़े हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, राजपूताना राइफल्स से जुड़े हुए हैं, और इनका जो नाम है एक उपनाम दिया गया है संस्था द्वारा, जिसका नाम है गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय इनका उपनाम हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजपूताना राइफल से जुड़े हैं, सूबेदार पद पर हैं, हरियाणा के निवासी हैं, पानीपत के, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चले और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा इनके संबंध में कि ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाले भारत के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ा है, सबसे कम उम्र में जीता है, दूसरा आपने पहले ही ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ये भी फैक्ट नीरज चोपड़ा के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुए महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में किसको पराजित किया? किसको पराजित कर इन्होंने कांस्य पदक जीता, आपको बताना। यदि हमारे करंट अफेयर से जुड़े हैं तो मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्या बताया था? कि जो गोल्ड है वो जीता है चीन की खिलाड़ी ने, और जो सिल्वर है वो जीता है ताइवान की खिलाड़ी ने। यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। तो बताएं, यहाँ पे बोला गया है पीवी सिंधु ने किसको हराकर कांस्य पदक जीता, ये आपको बताना है। किसको हराकर कांस्य पदक जीता? इन्होंने हराया चीन की ही बिंग जियाओ को, ठीक है। ही बिंग जियाओ को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता। चीनी ताइपे जो है, चीनी ताइपे मतलब ताइवान की खिलाड़ी हैं ताई जू इंग, इन्होंने सिल्वर पदक जीता। और जो चेन यूफेई हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और आपको एक जानकारी और होना चाहिए, पीवी सिंधु के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ता है। आप जानते होंगे कि पीवी सिंधु जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में लगातार क्रमागत 2
ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की यदि हम कहें तो पहली महिला हैं, यदि ओवरऑल कैटेगरी में कहें तो दूसरी व्यक्ति हैं या आप दूसरे स्थान पर ये आती हैं। पहले कौन जीता था? तो पहले जो जीते थे वो हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2008 और 2012 ओलंपिक में जीते थे। तो महिलाओं की कैटेगरी में पहली महिला है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक जीता है, 2 क्रमागत ओलंपिक में पदक जीता है। यदि ओवरऑल बात की जाए कि भारतीयों में, तो भारतीयों में इनका स्थान दूसरा आता है, पहले स्थान पे सुशील कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने फाइनल में किस देश के पहलवान को हराया? बताएं। रवि दहिया ने रजत पदक जीता, अभी आपने देखा है। तो बोला जा रहा है किस देश के पहलवान को हराया, ये आपको बताना है। किस देश के पहलवान को हराकर रवि दहिया ने यह पदक जीता है? ये पदक जीता है ROC। ठीक है, ROC का मतलब है रूसी ओलंपिक समिति। तो रूसी ओलंपिक समिति के खिलाड़ियों को हराकर इन्होंने जीता है। बस इतना याद रखिए, फालतू नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वो किस राज्य की मूल निवासी हैं? अभी मैंने आपको बताया था। किस राज्य की मूल निवासी हैं आपको बताना है। चलिए फास्ट बताइएगा, किस राज्य की मूल निवासी हैं? ये मूल निवासी हैं किस राज्य की? ये मूल निवासी हैं असम राज्य की। गोलाघाट जिला आता है असम राज्य में, जहाँ की ये निवासी हैं। और आपको बता दें इनका जो खेल है, मैंने अभी आपको बताया कि इनका जो खेल है वो है मुक्केबाजी। तो क्या भारत ने मुक्केबाजी में इससे पहले पदक पाए हैं ओलंपिक में? क्या भारत ने ओलंपिक में इससे पहले मुक्केबाजी में पदक पाए हैं? जी हाँ, भारत ने पूर्व में ओलंपिक में पदक पाए हैं। किसने दिलाया था? एक तो दिलाया है मैरी कॉम ने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया है पूर्व में। और विजेंद्र कुमार एक मुक्केबाज हुआ करते थे जिन्होंने अब जो आप बोलते हैं रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इन्होंने खेल को छोड़ दिया है। तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, विजेंद्र कुमार, मैरी कॉम, और तीसरी खिलाड़ी बनी है लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने मुक्केबाजी में पदक ओलंपिक में जीता है। तो अभी तक ओलंपिक में भारत के 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम और विजेंद्र कुमार। इसको बताएं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और किस देश को हराया ये आपको बताना है। मतलब हमने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, बताएं। किसको हराकर हमने कांस्य पदक जीता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको हराकर हमने कांस्य पदक जीता है, बताएं। किस देश को हमने हराया था तब हमें कांस्य पदक मिला है? बी विकल्प ऑस्ट्रेलिया, गलत। हमने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। कहां खोए हैं आप भैया? हमने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है, आपको पता होना चाहिए। और कुछ फैक्ट और बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। एक तो पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल किसने किए पूरी प्रतियोगिता में? तो इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह ने पूरे ओलंपिक के दौरान कुल 6 गोल किए थे और ये भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी ओलंपिक में बने थे, हरमनप्रीत सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको पूर्व में बता ही दिया कि भारत ने अभी तक 8 बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है। 2 बार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला है, एक अभिनव बिंद्रा को, एक नीरज चोपड़ा को। बाकी 8 बार भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। ये तो मैंने पूर्व में बता दिया, वर्ष भी बता दिया, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दें तो भारत ने 8 गोल्ड के अलावा एक रजत भी जीता है। रजत जीता है कब? रजत पदक जीता है इन्होंने 1960 में। इसके बाद 3 बार कांस्य जीता है, वर्ष 2000। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि भारत ने कितनी बार कांस्य पदक जीता है हॉकी में। तो भारत ने 3 बार हॉकी में कांस्य पदक जीता है। एक आपका हो गया 2020, दूसरा आपका हो गया 1972 और 1968। 1968, 1972 और 2020 में हमने कांस्य पदक जीता है। गोल्ड पदक,
स्वर्ण पदक कब जीता है, गोल्ड मेडल, वो मैंने अभी आपको 8 बार नोट करा दिए हैं। रजत पदक नोट कर लीजिएगा कि एक बार भारत ने रजत पदक भी जीता है हॉकी में, और वो वर्ष था 1960 का। ठीक है, 1960 में हमने रजत पदक जीता है। भैया आपस में प्लीज बात ना करें, प्लीज बात ना करें। जो भी बात है अभी लास्ट में, क्यों आप दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? जो भी बात है अभी लास्ट में कर लेते हैं। अभी कितने प्रश्न हुए? आपने थंबनेल में देखा, लिखा है 30 प्रश्न। अभी हम पहुंचे कहां पे हैं भैया? 13 प्रश्न पर पहुंचे हैं। 30 हो जाने दीजिए, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है, और आपस में एकदम बात नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। हॉकी को कब शामिल किया गया था ओलंपिक में, ये आपको बताना। महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। चलें बताएं, महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये आपको बताना है। चलें, महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, नोट कर लीजिएगा। महिला हॉकी को ओलंपिक में वर्ष 1980 में शामिल किया गया था। वर्ष 1980 के मास्को ओलंपिक में महिला हॉकी को शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इस बार की जो पदक विजेता है हॉकी टीम में स्वर्ण पदक, वो जीता है नीदरलैंड ने, और नीदरलैंड ने चौथी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है महिला हॉकी में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ यदि हम बोलें कि सबसे ज़्यादा गोल किसने किए भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल किया था गुरजीत कौर। याद रखिएगा, गुरजीत कौर ने सबसे ज़्यादा गोल किए, 4 गोल किए। और इन्हीं के साथ एक और महिला खिलाड़ी हैं जो संयुक्त स्थान पे आती हैं, जिनका नाम है वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया और गुरजीत कौर, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए भारत की तरफ से हॉकी में। 4 गोल, 4 गोल इन्होंने किए हैं। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय गोल्फर, भारतीय है, टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर करिए, अदिति अशोक, नाम याद रखिएगा, अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया, परंतु वे पदक से दूर रही या चूक गई। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता, मतलब गोल्फ में स्वर्ण पदक किसने जीता, आपको बताना है। ये नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अदिति अशोक, गोल्फर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएं। इसमें स्वर्ण पदक जीता था नेर्ली कोरडा ने, ये यूएसए की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब आपको अदिति अशोक के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, अदिति अशोक इस बार की प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही, 4th पोजीशन रही, और आज तक के ओलंपिक के इतिहास में किसी भी भारतीय गोल्फर का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। किसी भी भारतीय गोल्फर का आज तक के इतिहास में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बार के ओलंपिक में ये चौथे स्थान पर रही अदिति अशोक। यदि हम बात करें 2016 ओलंपिक में, तो अदिति अशोक जो थी वो 2016 के ओलंपिक में 41वें स्थान पे थी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कहा जाएगा कि 41वें स्थान से चौथे स्थान तक का जो इनका सफर रहा बहुत ही शानदार रहा। तो इनको याद रखना है, अदिति अशोक 2016 में 41वें स्थान पे थी, 2020 में चौथे स्थान पे, और उम्मीद की जा सकती है कि आगे यदि इसी प्रकार से इनका प्रदर्शन बना रहता है तो आने वाले ओलंपिक में हमें इनसे पदक की उम्मीद की जा सकती है। अभी मैंने एक नाम आपको और बताया था शुरुआत में, दीक्षा डागर। दीक्षा डागर मैंने आपको नाम बताया था, क्यों बताया था? हमने बताया था कि भारतीय दल में लास्ट समय में इनको जोड़ा गया, और दीक्षा डागर जो थी ये भी मैंने आपको बताया कि ये गोल्फर थी और ये 50वें स्थान पे इस प्रतियोगिता में थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2 गोल्फर याद रखने हैं, एक है दीक्षा डागर और दूसरा याद रखना है अदिति अशोक। अदिति अशोक बेंगलुरु की हैं, कर्नाटक राज्य की निवासी हैं, 23 वर्ष की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें।
बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो पढ़ाने का तरीका और सारी चीज़ें। अच्छी बात है, तो आप क्या करिए, आप कोई पुस्तक खरीद लीजिएगा, उस पुस्तक से ही आपका बेहतर हो पाएगा। क्योंकि आपको अगर रटने की आदत पड़ी है, रटने की आपकी प्रवृत्ति है, तो उसके लिए बहुत सारी पुस्तकें बाज़ार में हैं जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पदकों के बारे में दे दिया जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है समय व्यर्थ हो रहा है, बहुत सारी मार्केट में पुस्तकें हैं, खरीद लीजिएगा। 2 पेज में पूरा ओलंपिक बता देंगे और निश्चित रूप से उससे आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप साथ जुड़ें। यदि आपको लगता है कि यहाँ से कुछ आउटपुट आपको नहीं निकल रहा है, तो आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपको लगे आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो निश्चित रूप से समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलें इसको बताएं। यहाँ पे क्या है कि भारतीय दल में शामिल कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और उनके संबंधित खेल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाम किस खेल से जुड़ा है। इसमें 2 नाम मैंने आपको पूर्व में बताए हैं। कब बताए थे? जब भारतीय दल जा रहा था तब हमने बताया था। और यदि आप करंट अफेयर्स नियमित बने हैं हमारे साथ, तो निश्चित रूप से आपको इसकी जानकारी होगी। अब यहाँ पे नाम है भवानी देवी, नेत्रा कुमानन, अविनाश साबले या फवाद मिर्जा। 4 नाम आपको देखने को मिल रहा है। अब इनमें से 4 खेल भी हैं, पाल नौकायन, तलवारबाजी, घुड़सवारी या स्लीपर चेज। इसको बोलते हैं स्टीपल चेज, ये गलत लिखा है, इसको बोलते हैं स्टीपल चेज है ये। तो आपको बताना है 4 खिलाड़ी। निश्चित रूप से इसमें से एक नाम आपने सुना होगा। चले एक एक करके देख लेते हैं, नहीं पता है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भवानी देवी के बारे में। भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। भवानी देवी, पहली बात तो ये तमिलनाडु की हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। दूसरा फैक्ट है कि ये तलवारबाजी प्रतियोगिता में गई थी। ठीक है, तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारत से गई थी, भारत की तरफ से गई थी। और तलवार प्रतियोगिता में भाग लेने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। भवानी देवी भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और ये चेन्नई से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा नाम आता है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन की अब हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा, नेत्रा कुमानन भी तमिलनाडु की हैं, चेन्नई की हैं, तमिलनाडु से संबंधित हैं। और नेत्रा कुमानन जो हैं ये ओलंपिक पाल नौकायन से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? ओलंपिक पाल नौकायन से जुड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई की खिलाड़ी हैं, ओलंपिक पाल नौकायन से जुड़ी हैं और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली ये भारत की पहले खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो भवानी देवी भी पहली खिलाड़ी हैं तलवारबाजी में जाने वाली, और नेत्रा कुमानन भी ओलंपिक में भाग लेने वाली, ओलंपिक पाल नौकायन में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं। इसके बाद आता है अविनाश, यहाँ पे जो तीसरा नाम है अविनाश साबले। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा इनका पूरा नाम अविनाश मुकुंद सावले। तो अविनाश मुकुंद सावले या अविनाश सावले ये जुड़े हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं? ये है महाराष्ट्र से। और इनका जो गेम है वो आपका है स्टीपल चेज। कौन सा गेम है इनका? इनका गेम है स्टीपल चेज। और इनके बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने टोक्यो 2020 में 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में क्वालिफाइंग राउंड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और ये 7वें स्थान पर रहे थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इनका राज्य याद रखिएगा और किस खेल से है स्टीपल चेज। पहली बार शायद कुछ नाम आप सुन रहे हो तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात आता है फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा जो हैं ये जुड़े हैं घुड़सवारी से। तो फवाद मिर्जा क्या हैं? एक घुड़सवार हैं और फवाद मिर्जा ने भी इसमें भाग लिया, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने 23वें स्थान अपना व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 23वां स्थान कब्जा किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से जुड़े हैं। सिर्फ इतना आपको यदि पता है तो निश्चित रूप से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 1-2 नाम और बता देता हूं जो आप नोट कर लीजिएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला नाम आपका इसमें आता है जो नोट करना है आपको, परिणति नायक। परिणति नायक किस खेल से जुड़ी हैं? परिणति नायक जो हैं इनका जो खेल आपका आता है ये जिम्नास्ट हैं।
इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग किया। प्रणति नायक जिम्नास्ट हैं। इसके साथ साथ कुछ नाम और आपको याद रखना है, जैसे मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस के साथ साथ आपको याद रखना है निर्मल नोहान, अरोकिया राजीव और अमोज। ये तीनों के तीनों दौड़ से संबंधित हैं, लेकिन प्रणति नायक याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपकी हल हो जाएंगी। चलिए आगे, यहाँ पे क्या है कि ओलंपिक पदक तालिका दी है और पदक तालिका में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले देशों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है किस देश ने किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, उस आधार पे आपको मैच करना है। तो चलें बताएं किस देश ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, उस आधार पे आप मैच करिए। कम से कम पहले स्थान पे कौन है ये तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण किसने जीता है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि ये जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से गलत है। बताएं। चीन, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, और 4 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 4 यहाँ पे स्वर्ण पदक दिए हुए हैं। तो आपको बता दें यूएसए ने कुल 39 स्वर्ण पदक जीते थे और यूएसए पदक तालिका में टॉप पर भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे चीन, स्वर्ण पदक तालिका में यदि हम देखें तो ये टॉप पर था। दूसरे स्थान पे चीन है, चीन ने कुल 38 पदक जीते हैं स्वर्ण पदक। और तीसरे स्थान पे है जापान, जापान ने कुल 27 स्वर्ण पदक जीते हैं और ब्रिटेन ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और निश्चित रूप से अब इससे कोई भी आपका प्रश्न नहीं बचेगा। और ये भी याद रखना है भारत का पदक तालिका में स्थान 48वां है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पदक तालिका में कौन सर्वश्रेष्ठ था, किसका सबसे ज़्यादा बड़ा दल था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टोक्यो 2020 में ओलंपिक में देशों टीमों को प्रदत्त स्वर्ण पदकों की कुल संख्या रही। मतलब कुल कितने स्वर्ण पदक बांटे गए आपको बताना है। कुल कितने स्वर्ण पदक बांटे गए आपको बताना है। चलिए बताएं कुल कितने स्वर्ण पदक बांटे गए। कुल कितने स्वर्ण पदक बांटे गए आपको बताना है। अभी आपने पढ़ा था पूर्व में, मैंने आपको बताया कि कुल 339 स्पर्धा हुई थी। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 339 स्पर्धा थी तो भाई 339 स्वर्ण दिया गया होगा। नहीं, यहाँ पे जो स्वर्ण दिया गया वो दिया गया 340। क्यों 340 दिया गया? क्योंकि एक खेल ऐसी कंडीशन में आ गया था जहाँ पे 2 खिलाड़ी, एक ही हाई जंप का खेल था, जंपिंग का खेल था, जहाँ पे 2 खिलाड़ियों ने सेम जंप लगाई थी। इसलिए क्या हुआ कि 2 खिलाड़ी, एक खेल में 2 खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते, जिसके कारण ये पदक संख्या बढ़कर हो गई 340। तो 339 प्रतियोगिताओं में 340 स्वर्ण पदक इस बार दिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कुछ देश हैं जिन्होंने पहली बार पदक जीता है, उन देशों के नाम पता होना चाहिए। तो वो नाम मैं बता देता हूं तो उसको नोट कर लीजिएगा, किन देशों ने पहली बार पदक जीते हैं। चले, पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले जो देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहली बार किन देशों ने स्वर्ण पदक जीता? तो पहली बार बरमूडा आपका देश है जिसने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। बरमूडा के बाद जो दूसरा आपको देश देखने को मिलता है वो है फिलीपींस। फिलीपींस ने स्वर्ण पदक जीता। और तीसरा आपको देखना है कतर। तो 3 देश ऐसे थे जिन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों देशों का नाम आप नोट कर लीजिए। 3 देशों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तीनों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और फिलीपींस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि भारोत्तोलन की महिला खिलाड़ी थी, उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, हिडलिन डियाज, तो उनका नाम आपको पता होगा। तो ये आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्वर्ण पदक। अब बात आती है सबसे कम उम्र की पदक विजेता। जैसे अभी आपने देखा सबसे कम उम्र की ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के नाम, उसी प्रकार सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन है ये भी नोट कर लीजिए। तो सबसे कम उम्र की पदक विजेता, सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन है आपको नोट करना है। पहला है
पहला नाम आता है कोकोना हिराकी। कोकोना हिराकी, कोकोना हिराकी ये जापान की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। खेल कौन सा खेलती हैं तो इसको भी बता दें, स्केट बोर्डिंग में इन्होंने जीता, जो पहली बार ओलंपिक में जोड़ा गया। स्केट बोर्डिंग जो कि पहली बार ओलंपिक में जोड़ा गया, इसमें स्वर्ण पदक जीता है कोरोना हिराकी ने, और ये जापान की खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र की, 12 वर्ष 343 दिन की ये खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सबसे ज़्यादा उम्र की कौन सी खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन सा है जिन्होंने पदक जीता, स्वर्ण पदक। तो इनका नाम आता है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, सबसे अधिक आयु की, इनका नाम है ऑस्ट्रेलिया की एंड्रयू, नाम याद रखिएगा, एंड्रयू होए। एंड्रयू होए जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में पदक जीता और इनकी जो उम्र थी वो थी 62 वर्ष। 62 वर्ष की उम्र में एंड्रयू होए ने घुड़सवारी में पदक जीता, ये आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने रजत पदक जीता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने कांस्य, तो 2 पदक इन्होंने जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड किसके नाम है। सबसे कम उम्र का पदक जीतने का ओलंपिक में रिकॉर्ड किसके नाम है। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, एंड्रयू होए। ठीक है, एंड्रयू साइमंड्स का नाम आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, तो उसी के आगे होए जोड़ दीजिए। ये संबंधित हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने 62 वर्ष की उम्र में ये पदक जीता था। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र की, ये तो मान लो हो गया सबसे कम उम्र की पदक विजेता, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उम्र की पदक विजेता। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन थी इस बार, सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन थी, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है मोमिजी निशिया। और मोमिजी निशिया जो हैं ये भी जापान की खिलाड़ी हैं, और जापान की ये स्केट बोर्डिंग की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सबसे कम उम्र में स्वर्ण और सबसे कम उम्र में जो पदक गया है वो एक ही खेल में गया है, जो पहली बार जोड़ा गया है, जिसका नाम है स्केट बोर्डिंग। ठीक है, तो स्केट बोर्डिंग में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता, कोरोना हिराकी, लेकिन गोल्ड पदक सबसे कम उम्र में किसने जीता, उनका नाम है मोमिजी निशिया। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, पर्याप्त है। ठीक है, जापान से संबंधित दोनों खिलाड़ी हैं, इतना पता होना चाहिए, खेल पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी उन्होंने किस प्रतिस्पर्धा में पदक जीता, तो खेल का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल 30 प्रश्न देखने हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में टेनिस स्पर्धाओं में, ध्यान दीजिएगा, टेनिस स्पर्धाओं की बात हो रही है, बताएं। चले जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए। बोला जा रहा है टेनिस स्पर्धाओं में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता, पूछा जा सकता है, और इसका ज़्यादातर लोग जवाब सही कर ले जाते हैं। ये जीता है अलेक्जेंडर जेओरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर जेओरेव ने जीता, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ देशों के नाम बताए थे जिन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जिनमें मैंने आपको बताया फिलीपींस के साथ हमने आपको बताया बरमूडा के बाद हमने बताया कतर। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार पदक जीता, मतलब पहली बार उनका खाता खुला है ओलंपिक में, तो ऐसे भी देश आपको पता होना चाहिए जिनका खाता खुला है। तो पहला देश आता है इसमें बुर्किना फासो, ये पहला देश आता है। दूसरा देश जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वह है
तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बाद इसमें जो देश आता है वो है सैन मारियो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान, सैन मारियो, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 देश हैं जिन्होंने पहली बार पदक जीता है, पहली बार खाता खुला है। गोल्ड से जिनका खाता खुला, मतलब जिनके खाते में पहली बार गोल्ड गया है, इससे पहले पदक गया था लेकिन गोल्ड पहली बार गया है, उनमें फिलीपींस आपका आ गया। फिलीपींस के साथ कतर मैंने आपको बताया, कतर ने पहली बार गोल्ड जीता, तो फिलीपींस हो गया, कतर हो गया, और इसके साथ साथ बरमूडा। बरमूडा ट्रायंगल आप अक्सर पढ़ते होंगे, तो बरमूडा, ठीक है। 3 ये देश आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा, माफ़ करिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में एथलेटिक्स की प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं और अनेक स्वर्ण पदक विजेता देशों को सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए। 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? 100 मीटर की महिला रेस में किसने जीता? पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो एक 100 मीटर के धावक हुआ करते थे हुसैन बोल्ट, और हुसैन बोल्ट ने जब रिकॉर्ड बनाया था उसी के बाद से ये प्रश्न पूछे जाने लगे थे। बताएं। देखो 100 मीटर आप नाम मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर की जो पुरुषों की रेस थी इसको जीता था इटली ने। 100 मीटर पुरुषों की रेस इटली। 100 मीटर महिला की रेस इसको जीता था जमैका ने। पुरुषों की 200 मीटर की जो रेस थी इसको जीता था कनाडा ने, और महिला की 400 मीटर की जो रेस थी उसको जीता था बहामास ने, ठीक है। अब इसमें 1-2 नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे 200 मीटर वाले जो हैं आंड्रे डी ग्रासी, ये कनाडा के हैं। फिलहाल रहने दीजिए, नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस देश ने जीता, ठीक है। क्योंकि इस तरह से यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनमें आपको नहीं जाना है। इसको बताएं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में महिलाओं की, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे है तिहरी कूद, जिसको बोलते हैं ट्रिपल जंप। स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश के एथलीट ने बनाया? बताएं। किस देश के एथलीट ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है ट्रिपल जंप में, आपको बताना है। चलिए बताएं, किसने बनाया है? और ये नाम मैंने अक्सर आपको बताया भी होगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि ये नाम मैंने आपको कई बार बताया है। बताएं। इनका नाम है यूलीमार रोजास। यूलीमार रोजास। और यूलीमार रोजास जो हैं ये खिलाड़ी कहाँ की हैं? ये खिलाड़ी हैं वेनेजुएला की, और उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक देशों को सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए। फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता और बास्केटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता, ये आपको बताना है। चलें। चलिए बताइएगा। जी बोलिए सर, थोड़ा सा क्लास में और बात करें। चलिए बताएं। देखो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फुटबॉल के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो पुरुष फुटबॉल जो था, पुरुष फुटबॉल जीता था ब्राज़ील ने, गोल्ड मेडल। महिला फुटबॉल का जो गोल्ड मेडल था उसको जीता था कनाडा ने। पुरुष बास्केटबॉल का जो पदक था ये गया है यूएसए के खाते में, और बेसबॉल का जो पदक है ये गया है जापान के खाते में। तो 4 देश आपको याद रखने हैं कि फुटबॉल का जो आपका गोल्ड मेडल गया वो ब्राज़ील के खाते में, महिला फुटबॉल का गया कनाडा के खाते में, पुरुष बास्केटबॉल यूएसए के बारे में, और बेसबॉल गया जापान के खाते में, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सुमेलित कीजिए। चले अब यहाँ पे बास्केटबॉल मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्ट बॉल है
उसी को बोलते हैं हैंडबॉल, सॉफ्ट बॉल एक ही चीज़ हो गई है। चले बताएं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 4 से 5 प्रश्न और हैं। फास्ट जवाब दे दीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बोला गया है महिला बास्केटबॉल, तो महिला बास्केटबॉल यूएसए ने जीता, सॉफ्ट बॉल जीता जापान ने, पुरुष हैंडबॉल का जो खिताब था ये जीता फ्रांस ने, और पुरुष रग्बी का जो खिताब था ये जीता फिजी ने। तो चारों प्रतियोगिता आपको पता होना चाहिए, किसने जीता ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारी अतिरिक्त चीज़ें हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित कीजिए, बताएं। अब यहाँ पे जो एक नाम है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को रखा हूँ, बॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता ये आपको बताना है। चलें, चलिए बताइएगा। हेलो जी बोलिए सर, थोड़ा सा क्लास में हूँ, बात कर। चलिए बताएं। देखो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि फुटबॉल के बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो पुरुष फुटबॉल जो था, पुरुष फुटबॉल जीता था ब्राजील ने, गोल्ड मेडल। महिला फुटबॉल का जो गोल्ड मेडल था उसको जीता था कनाडा ने। पुरुष बास्केटबॉल का जो पदक था ये गया है यूएसए के खाते में, और बेसबॉल का जो पदक है ये गया है जापान के खाते में। तो 4 देश आपको याद रखने हैं कि फुटबॉल का जो आपका गोल्ड मेडल गया वो ब्राज़ील के खाते में, महिला फुटबॉल का गया कनाडा के खाते में, पुरुष बास्केटबॉल यूएसए के बारे में, और बेसबॉल गया जापान के खाते में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मिलित कीजिए। चले, अब यहाँ पे बास्केटबॉल मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्ट बॉल है उसी को बोलते हैं हैंडबॉल, सॉफ्ट बॉल एक ही चीज़ हो गई है। चले बताएं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 4 से 5 प्रश्न और हैं। फास्ट जवाब दे दीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बोला गया है महिला बास्केटबॉल, तो महिला बास्केटबॉल यूएसए ने जीता, सॉफ्ट बॉल जीता जापान ने, पुरुष हैंडबॉल का जो खिताब था ये जीता फ्रांस ने, और पुरुष रग्बी का जो खिताब था ये जीता फिजी ने। तो चारों प्रतियोगिता आपको पता होना चाहिए, किसने जीता ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारी अतिरिक्त चीज़ें हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रमुख टीम स्पर्धाओं और उनके स्वर्ण पदक विजेता देशों को सम्मिलित कीजिए, बताएं। अब यहाँ पे जो एक नाम है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को रखा हूँ, एलियुड किपचोगे के लिए ये प्रश्न रखा है। आब्दी नगी जो हैं ये भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्रिगेड कोसोई ये भी पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है जो आपको पता होना चाहिए, बताएं। यहाँ पे बोला गया पुरुष मैराथन में स्वर्ण, तो पुरुष मैराथन में जिन्होंने स्वर्ण जीता उनका नाम है एलियुड किपचोगे। ठीक है, पुरुष मैराथन में जिन्होंने रजत जीता उनका नाम है आब्दी नगी। ठीक है, तो पुरुष मैराथन में रजत आब्दी नगी, पुरुष मैराथन में गोल्ड एलियुड किपचोगे, ये आपको पता होना चाहिए। कांस्य किसने जीता पुरुष मैराथन में, तो उनका नाम है वसीर आब्दी। पूछे नहीं जाएंगे, 2 आपको पता होना चाहिए, एलियुड किपचोगे और आब्दी नगी। इसके बाद आती है महिला वर्ग की। महिला वर्ग में जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता पेस जेप चिरचिर ने, और महिला मैराथन में रजत जीता ब्रिगेड कोसेगी ने। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। चलिए आगामी आयोजन के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद पैरा ओलंपिक के बारे में देखेंगे और हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलें बताएं। चलिए बताइएगा। इस प्रश्न को बताएं। इस प्रश्न को बताएं, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा।
अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। चलिए, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। जवाब दीजिएगा। कहाँ किया जाएगा? डी विकल्प। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, तो अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में इनका आयोजन किया जाएगा पेरिस में। कहाँ पे किया जाएगा? पेरिस में। कुछ आयोजन और नोट कर लीजिए, जैसे कि पेरिस में जो आयोजन किया जाएगा उसमें नए खेल भी जोड़े जाएंगे। कौन से नए खेल जोड़े जा रहे हैं? पहला है ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग जोड़ा जाएगा पेरिस ओलंपिक में। और ब्रेक डांसिंग के साथ साथ इसमें आपको याद रखना है, ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग भी बोलते हैं, तो आगे के खेल में आप ब्रेक डांसिंग देखने को पाओगे। ब्रेक डांसिंग ओलंपिक का हिस्सा होगा। कौन से हटाए जाएंगे? तो बेसबॉल या सॉफ्टबॉल जो शामिल किया गया था इस बार, इसको पुनः हटा दिया जाएगा। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल पुनः ओलंपिक से हटा दिया जाएगा और ब्रेक डांसिंग को जोड़ा जाएगा आगामी आयोजन में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 2028 में होंगे ओलंपिक। 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के ओलंपिक होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे। 2036 के जो ओलंपिक होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? 2036 के कहाँ पे होंगे आपको बताना है, क्योंकि सारी तिथि आ गई है। ठीक है। चलिए, तो इतनी जानकारी आपकी हो गई और अब इसकी चर्चा जो है वो समाप्त होती है। ठीक है। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पूछा गया है 2024 में कहाँ किया जाएगा, तो 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा और ये किया जाएगा आपके पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है पैरा ओलंपिक के बारे में? ये तो नॉर्मल ओलंपिक हो गया। पैरा ओलंपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के नाम नोट करने हैं और मैं निवेदन करूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पैरा ओलंपिक में कुल भारत ने जीते हैं 19 पदक। 19 पदकों में यदि हम बात करें तो आपके 5 गोल्ड पदक हैं, 5 गोल्ड मेडल हैं। 5 गोल्ड के साथ साथ आपको बता दें 8 रजत पदक हैं यहाँ पे, और 8 रजत पदकों के साथ 6 कांस्य पदक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए कि कितने पदक मिले हमें पैरा ओलंपिक में, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ आपको बता दें कि रियो ओलंपिक जो था वो हमें मिला था, सिर्फ वहाँ पे जो पदक मिले थे वो थे 4। पिछले रियो पैरा ओलंपिक में हमें 4 पदक मिले थे। और अभी तक यदि हम बात करें कि पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक मिल चुके हैं, तो पैरा ओलंपिक में इस बार को जोड़कर हमें कुल 31 पदक मिल चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जैसे कि बात आती है, पूछा जा सकता है कि इस बार के पैरा ओलंपिक ने किस खिलाड़ी ने 2-2 पदक जीते, तो आपको याद रखना है पहला नाम है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने 2 पदक जीते, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पदक इन्होंने जीता गोल्ड और दूसरा इन्होंने जीता कांस्य। ठीक है। 2 पदक इन्होंने जीता है इस बार की ओलंपिक में। इसी के साथ एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सिद्धराज अधाना, और सिद्धराज अधाना ने 2 पदक जीते। पहला इन्होंने जीता सिल्वर, दूसरा इन्होंने जीता कांस्य। सिल्वर और कांस्य इन्होंने जीता, 2 पदक सिद्धराज अधाना ने, 2 पदक अवनी लखेरा ने। तो 2 नाम ये याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्यों इन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 2 पदक जीते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना है। अब 5 गोल्ड जो मिले हैं वो किसको मिले हैं? पहला तो हो गया अवनी लखेरा। बाकी के 4 कौन है जिनको गोल्ड मिला है? तो सुमित अंतल आते हैं, सुमित अंतिल के बाद अगला है मनीष नरवाल।
मनीष नरवाल के साथ अगला है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत के साथ अगला है कृष्णा नागर। ये 4 खिलाड़ी हैं और जिनको स्वर्ण पदक मिला है। तो टोटल 5 स्वर्ण पदक हमारे हिस्से में आए हैं। अब सुमित अंतिल कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन से जुड़े हैं। मनीष नरवाल किससे जुड़े हैं? पिस्टल शूटिंग से जुड़े हैं। प्रमोद भगत किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हैं। कृष्णा नागर किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से जुड़े हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है रजत पदक की। रजत पदक के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि किसने किसने जीता। तो पहला जीता भाविना बेन पटेल ने, इन्होंने जीता टेबल टेनिस में। दूसरा जीता निषाद कुमार ने, मेंस हाई जंप में इन्होंने जीता। तीसरा देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में। योगेश काथुनिया इन्होंने डिस्कस थ्रो में। सिद्धराज अधाना भी आप लोग को बताया मैंने कि 2 पदक जीते हैं, तो इन्होंने रजत जीता है। मरियप्पन थंगबेलू हाई जंप में इन्होंने रजत जीता है। प्रवीण कुमार हाई जंप में रजत जीता है। सुहास यल एतिराज जो कि नोएडा के डीएम हैं, इन्होंने बैडमिंटन रजत पदक जीता है। कांस्य पदक में यदि हम बात करें तो कांस्य पदक हमारे 6 आए हैं। सुंदर सिंह गुज्जर जेवलिन, सिद्धराज अधाना अभी आपको बताया ही, शरद कुमार हाई जंप, अवनी लखेरा पिस्टल, हरविंदर सिंह आर्चरी और मनोज सरकार बैडमिंटन। तो याद रखिएगा अवनी लखेरा ने गोल्ड भी जीता है और कांस्य भी जीता है। ठीक है, बाद में ये मत कहिएगा सर आपने तो कांस्य बताया था, दोनों बताया है। अब इसके साथ साथ ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि शुभंकर क्या था इनका? शुभंकर इनका था सोमैटी। ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक पहले नियुक्त किया गया था मरियप्पन थंगबेलू को, लेकिन ये कोरोना इन संक्रमित व्यक्ति से मिल गए थे, जिसके कारण ये अवसर दिया गया टेकचंद को। तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक रहे हैं टेकचंद। चीन ने इसमें सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और चीन ने जो पदक जीते हैं वो हैं 207। भारत ने इसमें जो पदक जीते हैं वो है 19 और भारत 24वें स्थान पर है। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में हम 24वें स्थान पर हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आज जो ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों की सीरीज थी ये यहीं पर समाप्त होती है। और वार्षिकांक जल्द ही आपको 3 से 6 दिनों में आप कह सकते हैं कि पूरा वार्षिकांक आपको मिल जाएगा, जहां से आप चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो लोग बाद में देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा क्या डाउट है, क्या प्रश्न है, वहाँ भी हम आपको जवाब देंगे। कोई प्रश्न, कोई डाउट? चलें, और सर प्रॉपर क्लास एमपी की नहीं हो रही है। एमपी की जो जिम्मेदारी है वो एक सर आपके नए आए हैं, संस्थान ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब सर के ऊपर है, सर किस आधार पे क्लास ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और कोई? ठीक है, बाकी यदि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो उत्तराखंड पीएससी का चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लगातार निरंतर हम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जीएस की सीरीज चल रही है, लाइव सीरीज, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। मेंस के लिए किसका मेंस देना है भैया? मॉडर्न के लिए एक ही पुस्तक पर्याप्त है, स्पेक्ट्रम। उसको बार बार पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एनसीईआरटी कर लीजिए। नहीं, बीपीएससी के लिए शशि सर देखते हैं। बीपीएससी का जो चैनल है शशि सर देखते हैं। ठीक है, तो शशि सर से आप संपर्क कर लीजिए। शशि सर आपको बेहतर जानकारी दे पाएंगे क्योंकि वो उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो बताएं। चलिए, तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। मेरे से जुड़ना है, करंट अफेयर से जुड़कर पढ़ना है तो आज़ाद यूकेपीएससी का चैनल है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, निश्चित रूप से वहाँ हम आपसे मिलेंगे। चलिए, और वार्षिकांक मैं आपको दूंगा, वार्षिकांक आपको संपूर्ण मिल जाएगा एक साथ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।